हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के अगले अध्याय देखेंगे। यह जो अध्याय है उद्देशिका यानी प्रस्तावना से है। तो देखा जाए आखिर प्रस्तावना क्या था। यह जो सबसे पहले बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था तब पेश किया गया था, जो बाद में संविधान बनने के बाद इसे प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो देखा जाए प्रस्तावना आखिर होता क्या है। प्रस्तावना वह आधारभूत इकाई है जिसके द्वारा भारत के जनता के आर्थिक, राजनीतिक के नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, जो संविधान के आधार स्तंभ हैं। उन्हीं का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय जनता के आकांक्षाएं एवं महत्व का समाविष्ट सूक्ष्म रूप से किया गया है। तो आखिर आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो यह जो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया। उसके बाद यह क्या हो गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें लाया गया था। उसमें पहले 8 अनुच्छेद का वर्णन था, 8 अनुच्छेद थे, और बाद में क्या हो गया, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था वह प्रस्तावना या उद्देशिका में बदला। यह जो है प्रस्तावना जो है कहां से लिया गया, यह है जो अमेरिका से लिया गया है। तो प्रश्न कभी कभी यहां से भी उठता है कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है यह कहां से लिया गया, तो यह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना है जो शब्द, इसको कहां से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है तो वह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना शब्द वह कहां से लिया गया है तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें क्या समाहित है, इसमें जो है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक यानी जो उसके भारत के प्रस्तावना के जो स्रोत हैं उसमें समाहित है, उनका यहाँ पर लिखा गया। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद क्या है, 26 नवंबर 1949, यह है जो हमारा संविधान क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, उसको एडोप्ट, इंग्लिश में एडोप्ट बोलते हैं और हिंदी में स्वीकार करना या उसको अधिग्रहण करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, यही होता है अंगीकृत। तो जो हमारा संविधान है कब किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया यानी स्वीकार किया गया। तो प्रश्न यहां से भी पूछता है कि हमारा संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जब संविधान का स्वीकार हुआ उसके बाद प्रस्तावना भी उसी के साथ में उसको भी स्वीकार किया गया। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया या उसको एडॉप्ट किया गया, तो वह होगा 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हम लोग देखेंगे यह जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के कुछ यहाँ पे हम लोग स्वरूप और उसके स्रोत को देखेंगे। हमने प्रस्तावना को 2-3 भागों में बांटा है। तो पहला है जो प्रस्तावना क्या है, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में देखा कि प्रस्तावना क्या है, यह भारत की जनता का यानी जो नागरिक है उसके राजनीतिक, आर्थिक, जो उसके समता का जो अधिकार है, जो उसके न्याय की बात की गई है, जो उस प्रकार से जो जनता की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षी भावनाएं हैं जिसको समाविष्ट किया गया है, वही क्या है, यह प्रस्तावना है। जिसमें भारत की जनता किस प्रकार से हमारा संविधान होना चाहिए, जो उस प्रकार से जो लोगों की भावनाएं आकांक्षाएं थे, उसी का एक आधार स्तंभ है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो संविधान के स्रोत, ये जो पहला है संविधान के स्रोत कौन कौन है, वह है हम भारत के लोग, यानी संविधान के स्रोत हम भारत के लोग यानी जनता। ये जो संविधान का स्रोत है वह भारत की जनता से प्राप्त होता है, यानी इसको शक्ति संविधान को भारत की जनता से होती है, यानी जनता क्या है, सर्वोच्च है। उसके बाद वही सर्वोच्चता उस संविधान को प्राप्त करता है भारत की जनता। तो वही यहाँ पे कह रहा है हम भारत के लोग, यानी जो भारत की जनता है
वह इस संविधान यानी इस प्रस्तावना का क्या है, स्रोत है, वह सबसे सर्वोच्च है भारत की जनता। उसके बाद ये जो 5 है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य एवं गणतंत्र, यह जो 5 है यह क्या है, प्रस्तावना के स्वरूप को तैयार करता है। तो इसके स्वरूप जो 5 वाला क्या है, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह जो क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत कोई भी आंतरिक या बाह्य निर्णय खुद से ले सकता है। यहाँ जो संपूर्ण प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व का मतलब ही होता है वह शक्ति जिसका बल सामर्थ्य का उपयोग कर वह काम करती है, उसी को प्रभुत्व बोलते हैं। तो क्या है, भारत है जो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद से ले सकता है, वह किसी पे डिपेंड नहीं है या वह किसी के अधीन नहीं है, वह जैसा चाहे आवश्यकता अनुसार वह बाह्य एवं आंतरिक निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। तो ये हमारा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को दर्शाता है। और दूसरा है समाजवादी, यानी समाजवादी कहने का मतलब क्या हुआ, भारत है लोकतांत्रिक समाजवादी है, यानी जो भारत में समाजवादी व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक है, ना कि साम्यवादी। देखा जाए भारत में जो विशेषता समाजवाद है वह मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारों पर आधारित है। ये जो गांधीवादी विचार मुख्यतः इस पे ज्यादा प्रभावी है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो भारतीय समाजवादी है वह भारतीय लोकतंत्रात्मक समाजवादी है। उसके बाद तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ पंथ यानी कोई भी पंथ का क्या करना, सपोर्ट नहीं करना, यानी कोई भी, यानी भारत क्या एक पंथ निरपेक्ष, यानी वह किसी धर्म को नहीं मानता है, बल्कि ना कि वह धर्म को नहीं मानता है, लेकिन जो भारत के लोग हैं वह चाहे वो किसी धर्म को माने वह क्या करती है, वह उसका आदर करती है। तो यही हुआ पंथ निरपेक्ष की भारतीय राष्ट्र का जो भारत राष्ट्र है उसका अपना कोई धर्म या जाति नहीं है, वह पंथ निरपेक्ष है, लेकिन जो व्यक्ति के धर्म है उसकी गरिमा को यह ध्यान में रखेगा। यही हुआ पंथ निरपेक्ष। और चौथा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मत का मतलब हुआ कि वैसा शासन जो लोगों के द्वारा निर्वाचित करने के बाद शासन में आता हो, वह हुआ लोकतंत्रात्मक शासक। तो जो भारत में कैसा है, लोकतंत्रात्मक, लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार। जिस प्रकार से आप इसको आम भाषा में क्या समझ सकते, अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट आया था, जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है, तो उनके स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक शासन है जिसमें लोगों के द्वारा चुनकर उसके प्रतिनिधि को लाए जाते हैं और वह वहां शासन करता है। उसके बाद है गणराज्य और गणतंत्र। जो गणराज्य और लोकतंत्र है यह दोनों में काफी समानता है, लेकिन कुछ भिन्नता है। भिन्नता क्या है कि गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। यह गणतंत्र वैसा व्यवस्था है, वैसा शासन है जो वंशानुगत शासन नहीं होता है और उसमें जनता सर्वोच्च होती है और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। खासकर इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता। ते हुआ गणतंत्र। तो इस तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, ये हमारा 5 जो है क्या है, प्रस्तावना के स्वरूप को तैयार करता है। तो इस तरह से हम लोग इसके स्वरूप को देखें, उसके बाद उसके जो उद्देश्य, आखिर प्रस्तावना का क्या उद्देश्य था उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उद्देश्य क्या है, भारतीय राज्य में कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ न्याय को सुनिश्चित करना, यह है इसका उद्देश्य। क्या क्या है, यानी जो इसके न्याय है कौन कौन, यानी भारतीय राज्य में कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति को सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता देखा जाए इसमें क्या किया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दिया गया है। यानी उसके स्वतंत्रता, अगर उसका खुद का स्वतंत्रता, खुद का विकास होगा तो भारत की विकास होगा। यानी उसकी स्वतंत्रता जो आगे हम लोग पढ़ने को मिलेगा अनुच्छेद 29 में, जिसमें उससे रिलेटेड 6 स्वतंत्रता है, फिर 25 से 28 में जो धार्मिक से लेके स्वतंत्रता है, तो उस प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। उस स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ एक राष्ट्र का भी स्वतंत्रता मिलेगा। उसके बाद है समता। समता का मतलब हुआ कि भारत में किसी विशेष वर्ग को क्या किया जाएगा, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी सभी के लिए समान अवसर दिया जाएगा, समान प्रतिष्ठा और अवसर को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये था समता, कि किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार प्रावधान नहीं होगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो है कौन, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और बंधुता जैसे कि जो व्यक्ति की गरिमा है और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता क्या करती है, वह सभी को इस प्रकार से तैयार करती है कि वह उसके क्या कर सके, उसको एक बंधुत्व में, यानी सभी को एक भाईचारे में रखकर उसका विकास कर सके। तो ये हुआ हमारा इसका उद्देश्य। तो ये हम लोग 5 स्वरूप को देखें और इधर 5 हम लोग उद्देश्य को देखें, जो क्या है, प्रस्तावना को, उद्देश्य को रखा गया है। पहला क्या देखें हम लोग, न्याय, जिसमें हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक स्तर पर सभी को क्या हो, समान न्याय हो, फिर आर्थिक स्तर पर, फिर सामाजिक स्तर पर, फिर स्वतंत्रता की बात की गई, किस प्रकार से यहाँ के नागरिक को स्वतंत्रता दी जाए, चाहे वो बोलने से लेकर वह धार्मिक रिलेटेड हो। उसके बाद समता, यहाँ पर किसी भी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो, सभी के लिए समान अवसर एवं प्रतिष्ठा का बंधुत्व प्राप्त हो। फिर व्यक्ति की गरिमा, जो व्यक्ति के लिए खासकर गरिमा कौन, उसमें अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 21 में भी आप देखेंगे, पढ़ने को मिलेगा किस प्रकार से व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, जिस प्रकार भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न कल्चर है, उस विभिन्नताओं में भी जो एक एकता और अखंडता का जो प्रतीक है, वही यह इसको दर्शाता है। उसके बाद बंधुत्व, जो भाईचारे, जो आपस में मेल मिलाप, वह उसका क्या है, सभी के से एक भाईचारे यानी बंधुत्व में बंधा हुआ हो। तो यह था हमारा प्रस्तावना के कुछ स्रोत। हम लोगों ने देखा कि क्या इसके स्रोत हैं। स्रोत में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इसमें जनता सर्वोच्च होती है और उस सर्वोच्च के आधार पर संविधान को शक्ति प्राप्त होती है और सबसे ऊपर संविधान है और उस संविधान को शक्ति भारत की जनता से प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने प्रस्तावना देखा। तो इस प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे संविधानविदों ने क्या किया, इस संविधानविदों ने प्रस्तावना को, जैसे कुछ कौन कौन है, एक याद रखेंगे, N.A. पाल्की वाला। जो N.A. पाल्की वाला है, उन्होंने संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र कहकर पुकारा। कौन, N.A. पाल्की वाला प्रस्तावना को क्या कहे, परिचय पत्र कहकर संबोधन किया है। उसके बाद एक और है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विस्तार कहा है। यानी इन्होंने कहा है कि यह जो प्रस्तावना है, भारत का संविधान है, यह इस प्रकार से तैयार किया गया है जो एक दीर्घकालिक, हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा यहाँ का शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, हमारे देश के लोग क्या होना चाहिए, उनको क्या क्या स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो उस तरह के देखते हुए जो है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसको दीर्घकालिक यानी लंबे समय का जो एक सपना था, उस तरह के दीर्घकालिक सपनों का विस्तार बताया है। कौन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि संविधान की आत्मा या कुंजी। जो संविधानविदों थे, जो संविधानविद जो संविधान का निर्माण किए, जो बनाया, उन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहकर संबोधन किया है। तो आपका मन में प्रश्न एक और उठा हुआ कि अगर
इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। तब जो अनुच्छेद 32 में है, जो संविधान का उपचार है संविधान का, उसमें उसे भी क्या कहा गया है, आत्मा कहा है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर प्रश्न क्या पूछे, जैसे डॉक्टर BR अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 में अगर क्या हो जाए, अगर प्रश्न में क्या किया जाए, व्यक्तिगत उनका नाम दे दिया जाए कि BR अंबेडकर निम्नलिखित में से किसे संविधान का आत्मा कहे, तब उसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 32। लेकिन अगर उस प्रश्न में कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ बोला जाए निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया, तो उसका आंसर होगा प्रस्तावना। अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है, तब वह हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो यह ध्यान में रखेंगे, इससे भी प्रश्न आता है। तो उसके बाद हम लोग एक देखेंगे दो वाद कौन कौन था उसको समझेंगे हम लोग। एक था बेरूबारी संघवाद, जो 1960 ईस्वी में हुआ था। जो बेरूबारी संघवाद था यह 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया था। तो यह ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या किया गया, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया, यानी भाग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में क्या किया सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है वह। तो उसके बाद नेक्स्ट जो केस हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उस तरह से आवश्यकता पड़ने पर क्या कह सकता है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह केशवानंद भारती बनाम केरल जो 1973 ईस्वी में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस तरह से जो फर्स्ट बेरूबारी संघवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, उसमें कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन दूसरा जो केशवानंद भारती केस होता है, उसमें पूर्व के निर्णय को निरस्त करते हुए क्या कहता है कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक अभिन्न अंग है और आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकता है, इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को नहीं किया जा सकता है। तो यह ध्यान में रखेंगे कि बेरूबारी संघवाद 1960 और केशवानंद भारती संघवाद 1973 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, जब यह निर्णय आया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, ठीक उसके 3 साल बाद 1976 ईस्वी में, जिसमें 42वां संविधान संशोधन होता, उसमें 3 शब्द कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी यह जो 3 शब्द था, कौन कौन, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस 3 शब्द को क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन में इस 3 शब्द को जोड़ा गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना क्या था, आखिर प्रस्तावना को क्यों लाया गया, उससे लाने का मकसद क्या था, और उससे जुड़े जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।